हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जिन्होंने फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है उनके लिए बताना चाहूँगी, इस प्लेटफॉर्म पे हमने सीटेट साइंस प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है और ये हमारे सीरीज़ का पार्ट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर फरवरी 2016 का है। क्वेश्चन नंबर 66। देयर आर 2 planets in our solar system whose periods of revolution around the sun are less than those of our earth, but their periods of rotation are more as compared to those of our earth. These planets are. हिंदी में भी देख लेंगे। हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। तो इन ग्रहों के नाम हमें बताना है। तो ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं? मर्क्यूरी एंड विनस। तो 66 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है उनका सीक्वेंस पता होना ज़रूरी है, वो भी देख लेंगे। अगर सीक्वेंस पता ना हो तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हो। ट्रिक बता देती हूँ। MVE MJ सन देख लेंगे। मर्क्यूरी, देन विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अभी हमें यहाँ पूछा है कि परिक्रमण काल, उन जो भी प्लैनेट्स है उनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है। जैसे कि अर्थ यहाँ पे है 3rd नंबर पे, यहाँ आएगा मार्स, देन विनस, देन अर्थ। तो मार्स का जो परिक्रमण काल है, देन विनस का जो परिक्रमण काल है वो अर्थ से छोटा है, राइट? जैसे हमें यहाँ पे रेडियस कवर होते दिख रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, मर्क्यूरी एंड विनस। क्लियर? एक पॉइंट और नोट करना, मर्क्यूरी एंड विनस हैव नो नेचुरल सैटेलाइट। जो मर्क्यूरी और विनस ये 2 प्लैनेट हैं, इनको कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। द मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ सल्फर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर 113, 666 एंड 1535 रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है आपको Fe दैट इज आयरन, सल्फर एंड एल्यूमिनियम आर सॉलिड एट 200 डिग्री सेल्सियस। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जो सल्फर का दिया है हमें वो है 113। क्लियर? सेकेंड, ओनली सल्फर इज सॉलिड एट 200 डिग्री सेल्सियस। ये भी गलत, फिर से रीज़न वही है। ऑप्शन 3, ओनली Fe इज सॉलिड एट 200 डिग्री सेल्सियस। ये भी रॉन्ग क्योंकि एल्यूमिनियम भी तो है उनके साथ। एल्यूमिनियम और जो Fe है, आयरन है, ये सॉलिड रहेंगे दोनों। ये भी रॉन्ग। 4th नंबर पे देख लेते हैं। एल्यूमिनियम एंड Fe दैट इज आयरन आर सॉलिड्स एट 200 डिग्री सेल्सियस। ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68। An electric circuit is set up in such a way that the positive terminal of a battery V is connected to bulb B1, which is connected to a resistor R, which is connected to bulb B2. B2 is finally connected to the negative terminal of battery. Both the bulbs are growing if the value of R is increased then. हिंदी में देख लेंगे। एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया है कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब B1 से जुड़ा है, जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा है। अतः B2 बैटरी
के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है, दोनों बल्ब दीप्तिमान है अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो। कंडीशन दी है हमें, देखेंगे अगर R यानी रेजिस्टेंस अपन इंक्रीज करते हैं, इफ R गेट इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ करंट विल डिक्रीजेस। करंट I से डिनोट करते हैं, इसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये वेरी बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो I डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अगर करंट डिक्रीज हुआ तो पावर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई B1 एंड B2 बिकम, B1 और B2 कैसे हो जाएंगे, डीमर हो जाएंगे। देखते हैं ऑप्शन में, ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है, बोथ B1 एंड B2 बिकम्स डीमर। रीजन समझ में आया? रीजन क्या है, व्हेन R increases, that is resistance increases, then current that is I will decrease। अगर करंट डिक्रीज हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। उस वजह से दोनों B1 एंड B2 बल्ब क्या हो जाएंगे, डीमर। ऑप्शन फर्स्ट ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनना है। स्टेटमेंट देख लेंगे। फर्स्ट, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूजुअली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है। गॉट इट? तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। रीज़न समझ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस होना था। तो 69 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, which one of the following places in India is most likely to be affected by cyclone? भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? लास्ट पेपर में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, प्लेस डिफरेंट था। तो आंसर हो जाएगा पुरी। पुरी कहाँ आता है? उड़ीसा में, जो कि कोस्टल रीजन है, इसलिए ये साइक्लोन से प्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, the air near a heat source gets hot and rises. The air from the sides come in to take its place. This is the way in which the air gets heated by oil heaters. What is this process called? हिंदी में देखेंगे। हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों से आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। तो ये प्रक्रिया कौन सी है? आपको सिंपल बेसिक कंसेप्ट जो है वो पता होना ज़रूरी है कि गर्म हवा का ऊपर उठना, इसे क्या कहते हैं? दैट इज कन्वेक्शन। उस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं, दैट इज संवहन। तो ऑप्शन 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे जो आपको डिफ्यूजन, देन कंडक्शन और रेडिएशन, ये 3 प्रोसेस भी दिए हैं, इनका भी डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको डिफ्यूजन का पूछ ले। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। इसमें एग्जाम्पल जैसे रूम फ्रेशनर है, कोई रूम में आप रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हो, देन इट विल गेट डिफ्यूजेस एंड यू कैन स्मेल एवरीवेयर। ठीक है। देन कंडक्शन, कंडक्शन में भी हम डेली एग्जाम्पल से ले सकते हैं, जैसे व्हेन वी आयरनिंग अ पीस ऑफ क्लोथिंग देन हीट इज ट्रांसमिटेड टू द क्लोथ। ये एग्जाम्पल हो गया कंडक्शन का। देन कन्वेक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे देख ही ली है। और फोर्थ है आपका रेडिएशन। रेडिएशन के लिए आपको पता होगा, जैसे कि सन रेज रेडिएशन का एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, a book is lying at rest on the surface of a table
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फोर्स एज एक्टिंग ऑन इट। एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है, इस पर लग रहे बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कोई मेज पे अगर बुक पड़ी है तो वो रेस्ट पोजीशन में है, राइट। तो पेयर ऑफ इक्वल फोर्सेस यहाँ पे एक्ट होंगे, ऐसा ऑप्शन हमें देखना है। तो 72 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। देयर इज अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ फोर्स होगा, तो बैलेंस फोर्स एक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। Read the given statement and select the correct option. Statement A. Husk is separated from heavier seeds of grain by winnowing. भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, स्टेटमेंट 2। Difference in the size of particle in mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration. विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्संदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऐसा ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया है आपको, बोथ स्टेटमेंट दैट इज स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर ट्रू। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। द प्रेशर इन अ फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट, स्थिर अवस्था में द्रव। फर्स्ट, एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, यही आपका आंसर है, सभी दिशाओं में दबाव डालता है। सपोज एग्जाम्पल देखेंगे, कोई बलून है और बलून में वाटर हमने फिल किया है, राइट, और इक्वल सभी इधर से इसको होल है, तो जब वाटर एग्जिट होगा इसमें से तो ऑल डायरेक्शन से होगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ नहीं होगा यहाँ होगा, ऐसे नहीं होता है ना। तो स्थिर अवस्था में है तो वो सभी तरफ से सेम डायरेक्शन में, इस प्रकार सेम डायरेक्शन में प्रेशर एग्जिट करेगा। ओके, क्लियर। सो एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है, देखेंगे। ऑप्शन ए, द इमेज इज लार्जर इन अ साइज देन द ऑब्जेक्ट। यही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि क्या दिया है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम बड़े आकार के दिखते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता है। पतला, अगर कोई पतला इंसान है तो वो मोटा दिखने लगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऑप्शन 1 गलत है। सेकेंड, द इमेज इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस एट एज द ऑब्जेक्ट, ये करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, दैट इज प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी, द इमेज इज वर्चुअल, दैट इज हम मिरर में देखते हैं तो हमें प्रतिबिंब जो दिखाई देता है वो आभासी होता है, ये भी करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बी, सी एंड डी, ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऐसा हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से सभी एक कोशीय है सिवा। फर्स्ट, हेंस एग, ये तो सिंगल सेल है। देन झाइगोट, ये भी सिंगल सेल है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ये सिंगल सेल नहीं होता है। और पैरामेशियम, ये भी सिंगल सेल है। तो ऑप्शन 3 ये 76 का आंसर हो जाएगा, दैट इज भ्रूण। क्वेश्चन नंबर 77। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। ओके,
फर्स्ट, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल. जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है. करेक्ट है. A slice of an apple acquires brown color when kept out for some time. सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए हम बाहर रख देते हैं तो वह भूरा हो जाता है. ओके. ऑप्शन सी, when an ant bites, calamine is used to ease the irritation on skin. चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामाइन का प्रयोग किया जाता है. ओके. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. ऑल आर द केमिकल चेंजेस. यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि फूड अगर स्पॉइल होता है तो ये केमिकल चेंज है. देन स्लाइस एप्पल हम खुला रख देते हैं तो उसे वह भूरा हो जाता है, ये भी केमिकल चेंज है. और एंट बाइट, ये भी केमिकल चेंज है. तो ऑल आर द केमिकल चेंजेस. 77 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. A student burns a magnesium ribbon in air and dissolves the ash of the ribbon left after burning in distilled water. On pouring one drop each of this solution, first in a blue litmus and then in a red litmus solution, he would observe that. कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है. इस विलयन की एक बूंद क्रमश पहले नीले लिटमस पेपर पे और फिर लाल लिटमस पेपर पे डालने पर वह प्रेक्षण करेगा कि, यहाँ हमें ऑब्जर्व करना है. तो जैसे कि जो बेस होता है, आपको यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो जो बेस दिया है, जब बेस की रिएक्शन ब्लू के साथ होगी, कोई भी बेस, इसकी रिएक्शन जब ब्लू के साथ होगी, ब्लू लिटमस पेपर के साथ होगी, देन ब्लू लिटमस एज इट इज़ रहेगा, ब्लू लिटमस एज इट इज़ रहेगा. और जब रेड लिटमस के साथ यही बेस की रिएक्शन अगर रेड लिटमस के साथ होगी तो वो इट विल टर्न इनटू ब्लू, ये ब्लू में कन्वर्ट होगा. क्लियर. जब बेस की रिएक्शन ब्लू लिटमस के साथ होगी तो वो ब्लू ही रहेगा, और बेस की रिएक्शन जब रेड लिटमस के साथ होगी तो वो इट विल टर्न इनटू ब्लू. ऐसा ऑप्शन देखना है. देखेंगे सेकेंड ऑप्शन में आपको ऐसे दिया है, ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू वेरियस द रेड लिटमस टर्न्स बिकम ब्लू. ओके. 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया. जो जीवाणुओं से डिसीज होते हैं वो हमें सर्च करना है. देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस, देन न्यूमोनिया एंड टाइफाइड. यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये तीनों डिसीज बैक्टीरिया से होते हैं. ओके. सो 80 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर. और जो पोलियो है ये कैसे होता है, वायरल डिसीज. क्वेश्चन नंबर 81. कॉलम ए और कॉलम बी में हमें मैच करना है. फर्स्ट क्या दिया है आपको, एस्फेगिलस. एस्फेगिलस ये कॉलम बी के साथ हमें मैच करना है. एस्फेगिलस क्या है, एक फंगी है. 3. देन लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस इट इज अ बैक्टीरिया, दैट इज 2. देन पैरामेशियम. पैरामेशियम ये क्या है, एक प्रोटोजुआ है, दैट इज 4. देन स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा इज अ अलगी, दैट इज 1. हमें ऑप्शन में सर्च करना है 3, 2, 4, 1. देखेंगे ऑप्शन 3 में दिख रहा है हमें 3, 2, 4, 1. ओके. तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वेन्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. देखेंगे ऑप्शन ए, ऑल वेन्स कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. ये इनकरेक्ट है. रीज़न, क्योंकि जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑल वेन्स कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दिया है, इसीलिए ये सेंटेंस रॉन्ग. नेक्स्ट,
वेन्स हैव अ थीन वॉल, ये करेक्ट है. सी, वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू हार्ट, ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शन बी और सी हमारा करेक्ट है. 82 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 और स्टेटमेंट ए रॉन्ग है. रीजन समझ में आ गया, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83. Cellulose rich food substances, that is roughage, are considered an essential component of balanced diet of human being. Which one of the following is correct statement about cellulose? सेल्यूलोज बहुल खाद्य पदार्थ यानी रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के लिए आवश्यक अवयव माने जाते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेल्यूलोज के बारे में सही है? देखेंगे. फर्स्ट, cellulose breaks down easily into smaller component which are adjusted as a roughage. सेल्यूलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं. इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन, द सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट सेल्यूलोज इनटू फाइबर. मानव में उपस्थित सेल्यूलोज पाचक जीवाणु सेल्यूलोज को रेशों में परिवर्तित करते हैं. इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन, ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम. मानव में सेल्यूलोज पाचक एंजाइम नहीं होते. यही हमारा सही है. इस पे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है. तो 83 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 करेक्ट. ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 84. The joint between head and upper jaw is example of. जो हमारा हेड और अपर जॉ का जॉइंट है वो कौन सा है? तो ये फिक्स्ड जॉइंट का एग्जाम्पल है. जैसे हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा अपर जॉ का मूवमेंट नहीं होता है, हमारा लोअर जॉ मूवमेंट होता है. तो ये एग्जाम्पल हो गया फिक्स्ड जॉइंट का. बाकी जॉइंट्स पे डिस्कस कर लेंगे. जैसे फर्स्ट में दिया है आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये कहाँ पाया जाता है? शोल्डर जॉइंट और कमर का जो बोन होता है वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. और इसकी विशेषता क्या है? ये किसी भी डायरेक्शन में मूव होता है. करके देखना है ना. नेक्स्ट, हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट कहाँ होता है? ये एल्बो जॉइंट, जो नी जॉइंट बोलते हैं हम, दैट इज घुटने की जो हड्डी होती है हमारी, ये. इस जॉइंट की विशेषता क्या है? ये कोई भी एक ही डायरेक्शन में मूव होता है. हिंज जॉइंट. देन और जो सैडल जॉइंट है, सैडल जॉइंट भी आप याद रख सकते हो. सैडल जॉइंट ये कहाँ पाया जाता है? कलाई तथा हथेली के बीच और हथेली तथा उंगली के बीच जो जॉइंट होता है ये सैडल जॉइंट होता है. और इस जॉइंट की विशेषता क्या है? ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह किसी भी डायरेक्शन में मूव होता है. फिर से मैं शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ. जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये किसी भी डायरेक्शन में मूव होता है. देन हिंज जॉइंट भी हिंज जॉइंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव होता है. और हमने सैडल जॉइंट जो देखा है वो सैडल जॉइंट किसी भी डायरेक्शन में मूव होता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट, द फ्रेश वाटर स्टोर इन अ ground is less than that present in the rivers and lake of the world. धरती में भंडारित ताज़ा जल विश्व की नदियों और झीलों के विद्यमान जल से कम है. ये इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ओके. नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन बी. वाटर स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम फेस बाय पीपल ओनली इन रूरल एरिया. जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं. ये भी गलत. ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में भी वाटर स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है. सी, वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड. ये भी इनकरेक्ट है. खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है. ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कुओं का भी और तथा बाकी स्रोत का भी यूज़ करते हैं. ऑप्शन डी, रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. जल का मूलभूत स्रोत वर्षा है. यही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. देखेंगे ऑप्शन डी ढूंढना है तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि ओनली डी.
85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर? तो ये था हमारा फरवरी 2016 का पेपर। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने देखा। इसमें हमने क्वेश्चन के अलावा बाकी काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस किया है। इन्हीं पॉइंट्स में से आपके लिए एक क्वेश्चन है, नोट करना। Which two planets do not have any natural satellite? ये आपको बताना है। रिपीट कर देती हूँ। Which two planets do not have any natural satellite? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स ओपन है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जल्दी ही मिलते हैं वीडियो के पार्ट 6 के साथ। थैंक यू।